हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्टार्टेड प्रभु जी। और राधिका, कैसे हो आप? मानवी, अमांगी, आप लोग जब ठीक हो थम्स अप करो। सत्यवती, स्वरा, मीनाक्षी, निशा, विजय लक्ष्मी। आज सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि कल हमने बेस बताया था, और आज कैसे पैसे बनाने हैं, 1 करोड़ रुपए कैसे सबको बनाने हैं, वो आज बताया जाएगा। और जिन लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, उन लोगों को 1 करोड़ बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। जिनने कैमरे खोले हुए हैं उन्हीं को सौभाग्य मिलेगा। तो बेटा, कल अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले कल जो हमने किया था उसका हम लोग एक समरी करेंगे, सारांश करेंगे, है ना? ताकि आप लोगों को याद आ सके कि हमने क्या पढ़ा था। मोटा मोटी हमने जो कल किया था उसका सारांश ये था कि हम लोगों को फोकस जो करना है अपनी भक्ति पे करना है, क्योंकि हमें जो मनुष्य जन्म जो हमें मिला हुआ है वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया हुआ है। बाकी सब चीजें जो भी हैं उसको हम लोगों को कृष्णा के साथ जोड़नी है। तो ये हमारे लिए सबसे मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमें जिंदगी में, लाइफ में कभी भी धन की हमें आपदा ना हो, कमी ना हो। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था इस तरीके से करनी है, हमें अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि ताकि हमें अ, धन के बारे में चिंता ना करनी पड़े जिंदगी में। हमारे पास धन तो है, धन हमारे पास काफी हो। तो इससे हमारी जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उससे हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों के धन को देख के कभी भी हमें उससे कैरी अवे नहीं होना है। हमें ये नहीं सोचना कि उसके पास कितना सारा धन है, हमारे पास इतना है, उसके बारे में नहीं करना है। तीसरी चीज ये है कि हमें हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें शुरू से करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है। आपके मम्मी पापा या मम्मी या कोई भी हैं, उनको प्लीज बोलें आपके साथ बैठने के लिए। अगर वो आपके साथ बैठेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आप उनको बात को समझा नहीं पाएंगे और कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को बोलें कि कृपया करके आपके साथ बैठें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? ओके, क्लियर? तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। मैं हम सब लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके 1 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, आगे जाके आपको समझ में आएगा। चौथी चीज जो है, आजकल ये नियम हो गया है कि लोग शादी देर से करते हैं, शादी जल्दी करेंगे तो उसमें आप लोगों का लाभ रहेगा। लाभ कैसे रहेगा? क्योंकि आप जल्दी से अपने, आप ज्यादा से ज्यादा समय आप गृहस्थ आश्रम में लगा पाएंगे, और गृहस्थ आश्रम में लगा के जल्दी से जल्दी आप वानप्रस्थ में आ पाएंगे।
छोटी उम्र में ही आपके जो बच्चे होंगे वो क्या होगा, वो जल्दी बड़े हो जाएंगे, है ना, वो भी अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंगे। और हमेशा एक लॉन्ग टर्म में सोचना है हमेशा। जो आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी रिटायर होके कृष्णा पे हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए। ये संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सबसे पहले ये चीज नोट करें, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोग नोट करें, चाहे फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि आप लोगों का काफी जो बड़े बड़े खर्चे हैं आपके बच सकते हैं। पहली चीज है कि मेडिकल इंश्योरेंस आप करा लें, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में बाई चांस कोई स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आती है, तो वो स्वास्थ्य की दिक्कत जो आती है, वो स्वास्थ्य की दिक्कत में आपके लिए अगर इंश्योरेंस होगा तो आप बचे रहेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो बहुत सस्ते में हो जाता है। 1000 रुपए में 15 लाख 20 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है, वो भी आप कर लें। जो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होता है वो फ्री में हो जाता है। क्या होता है? फ्री में हो जाता है। तो और अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और या डेबिट कार्ड लिया है, वो जो आपका होता है वो, उसमें आपको तो पैसे देने नहीं पड़ते, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्री में आता है ना। तो वो जो चीज है आपको करा लेनी चाहिए। तीसरा चीज, मैंने जैसे आप लोगों को कल कहा था कि इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। इमरजेंसी फंड को हमेशा रखें, यानी कि आपके माता पिता के जो कम से कम 6 से 8 महीने की जो आय होती है उसको रखें। यानी कि कभी कोई विपदा आ जाती है, कोई कुछ आ जाती है, तो वो आप अलग से जरूर रखें। उसके बाद जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ते में आता है। टर्म इंश्योरेंस वही ले सकता है जिसकी आमदन हो, यानी कि आपके माता पिता की आमदन अगर हो तो वही ले सकते हैं। अगर आपने नौकरी कर रहे हैं और आपकी उम्र 22 साल की है, तो आपको 6,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मिलती है। 6,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मिलती है। और आप अगर उसी समय आपने उसको नहीं लिया, आप भूल गए, नहीं करते हैं, और आपने उसको 5 साल बाद ली, तो वो 6,000 जो है वो 25,000 हो जाते हैं। 6,000 क्या होते हैं? 25,000 हो जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि जो आदमी कमाई कर रहा होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो घर का पैसा कैसे चलेगा? बच्चों, आपस में बात करोगे तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे। आपस में लड़ाई कर रहे हो स्वरवा, आपस में आप दोनों बहनें मिलकर लड़ाई कर रहे हो, दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है। ध्यान दो बेटा। तो अगर माता पिता की जो कमाई कर रहे हैं, मतलब पिताजी कमा रहे हैं, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं करी है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप लोग सड़क पे आ जाओगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस अगर आप कराते हो और वो 22 साल 23 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस कराई जाती है माता पिता की, तो 6,000 रुपए में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो 1 करोड़ में आपको सारी आपकी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हो जाएंगी, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। 2 करोड़ की करनी है तो 12,000 में हो जाएगा। और अगर आपने वही चीज आपने डिले कर दी, आपने 5 साल डिले कर दी, तो आपको 6,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना महंगा पड़ जाता है। तो पहली चीज हो गई, इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 8 महीने का, जो आपकी तनख्वाह है।
मेडिकल इंश्योरेंस लेनी चाहिए पूरे परिवार के लिए, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ्री आता है, वो लेना चाहिए। और चौथी बात है, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आगे की बातें आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, माता पिता का होना जरूरी है। माता पिता यहाँ पे नहीं होते हैं तो बच्चों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माता पिता बहुत कम हैं, ज्यादातर बच्चे बैठे हुए हैं, और बच्चे इस बात को माता पिता को समझा नहीं पाएंगे। और एक और चीज आगे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्लानिंग करनी है कि मकान कब लेना है, मकान कब लेना है, और मकान के साथ उसकी इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। मकान की इंश्योरेंस क्यों होनी चाहिए? मकान की इंश्योरेंस बहुत सस्ती आती है। अगर आपने मकान लिया है, मकान की जो मेन कीमत होती है वो जमीन होती है, और जो ऊपर का जो मकान होता है वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है। समझ लो आपने मकान लिया है 50 लाख का, तो जमीन होगी आपकी समझ लो 40 लाख की, और जो ऊपर मकान बना है वो 15 लाख का है। तो आप सोचें, 15 लाख का जो मकान है उसके इंश्योरेंस के लिए आपने 15 साल की इंश्योरेंस कराई, यानी कि अगर भूकंप आ गया या आग लग गई, मकान नुकसान हो गया, तो वो आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपए देने पे। 10,000 रुपए दोगे 15 साल के लिए, तो आपका 15 लाख का जो मकान है, अगर वो टूट भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये कोई नहीं कराता है। और हम लोग क्या है, सारा कोई तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं। माता पिता को जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनके जो पहले बच्चा है उसकी एजुकेशन के लिए पैसे कब चाहिए होंगे उसकी प्लानिंग हो, दूसरे बच्चा है उसकी प्लानिंग कब हो उसके लिए, तीसरे बच्चे उसके जो पहले बच्चे की शादी के लिए पैसे कब चाहिए होंगे, दूसरे बच्चे की प्लानिंग के शादी के लिए कब पैसे चाहिए होंगे, जब वो रिटायरमेंट होगी उनके लिए उस समय पैसे चाहिए होंगे, उस तरीके से जब माता पिता रिटायर होंगे तो उस समय कैसे पैसे चाहिए होंगे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हर एक के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड लेना पड़ेगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें मेरे को आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो जितना आप लोग अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना बेटर होते जाएगा। अभी तो क्या है ना, सब कुछ क्या है, राम भरोसे। हम लोग कोई ध्यान ही नहीं देता, और माता पिता भी इसके बारे में प्रॉपरली ध्यान देते नहीं, क्योंकि माता पिता को भी किसी ने बताया नहीं है। तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, अगर बच्चे आज की तारीख में 10 साल के हैं और 10 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन के लिए होगा, तो उसके लिए पहले बच्चे के लिए और दूसरे बच्चे के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। और छोटी चीजें हो गई कि भाई उनकी आपको अगर इस साल में कहीं यात्रा में जाना है, पुरी जाना है, पुरी धाम जाना है, द्वारका जाना है, उसमें कितना खर्चा आएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बड़ी बड़ी चीजें प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ बाप पे आप कभी भी उन पे जोर मत डालिए, प्रेशर मत डालिए। आ, भगवान की प्रतिमा घर के सामने है, उनके सामने दिया जलाएं, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करें। भगवान आपकी सारी बातें समझते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें। लेकिन प्लानिंग करेंगे तो क्या रहेगा, जो आपके अंदर की भावनाएं हैं वो भावनाएं प्रकट होंगी, तो उसको आपको एक स्वाभाविक रूप देने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, जो भी मैं आपको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया था, तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिलता है, समझ लो मैंने आपको बताया था कि 6,000 रुपये डाले और 1 करोड़ रुपए अगर मिलते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए में टैक्स नहीं लगता है। पूरे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक माँ बाप को अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। आप लोग बैठे हैं, आपको मम्मी पापा से पूछना चाहिए कि मम्मी पापा आपने, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है कि नहीं कराया है। और माता पिता जितना डिले करेंगे टर्म इंश्योरेंस कराना, उतना उनको महंगा पड़ते जाएगा। अगर वो 30 साल की उम्र में करा रहे हैं, 40 साल की उम्र में करा रहे हैं, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए
आप लोगों को, अभी आप छोटे हो, जब आप 20 साल 22 साल में नौकरी करने लगोगे तो याद रखना पहली चीज टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। क्योंकि जल्दी लोगे तो सस्ता पड़ेगा, देर से लोगे तो महंगा पड़ेगा। मेडिक्लेम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने मेडिक्लेम शुरू किया है, आयुष्मान भारत कार्ड। ये आयुष्मान भारत कार्ड जिनके पास नहीं है उनको देखना है कि उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी है तो आप लोग प्लीज ले लीजिए। उसमें आपको एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का फ्री में, 5 लाख रुपए का फ्री में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में मिलता है, ऐसा नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, हर एक हॉस्पिटल में मिलता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में मिलता है। तो आयुष्मान कार्ड, आपकी एलिजिबिलिटी है तो प्लीज आयुष्मान कार्ड आप लोग ले लीजिए, आपका पूरा परिवार उसमें कवर होता है। 5 लाख रुपए का फ्री में मिलता है। ठीक है। मैं ऑलरेडी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसके साथ आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी चाहिए। इससे पहले मैंने पिछली कल एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में मैंने बताया था, जो कि आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक शेयर है रिलायंस ग्रोथ स्कीम, उसका नाम अभी निपॉन है। 1995 में किसी ने 1 लाख रुपए डाले होते तो वो आज की तारीख 2014 में 76 लाख होता। सिर्फ एक बार में डाल के भूल जाओ और वो 76 लाख हो गया होता। 2023 में 1 करोड़ हो गया होता। ठीक है। यानी कि 100 गुना रिटर्न हो गया होता। लेकिन सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं स्कीम को बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको पैसे का रिटर्न नहीं मिलता है, कंपाउंडिंग रुक जाती है, कंपाउंडिंग रुक जाती है। तो रिलायंस ग्रोथ फंड निपॉन जो 1995 में किसी ने डाला होगा तो उसका 1995 है ना, 2005 और 2015 में, यानी कि तकरीबन 19 साल में 76 टाइम बढ़ गया पैसा, 76 टाइम। राइट। और 2023 में 100 टाइम्स पैसा बढ़ गया। लेकिन इसमें दिक्कत आती है कि भाई आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको निपॉन में डालना है या किसी और में डालना है। इसलिए मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था कि इंडेक्स फंड में डालने के लिए, इंडेक्स फंड जो होता है इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसमें डालता है। इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज उसमें डालता है, तो उसमें आप बचे रहते हो। अब मैं आपको आगे और चीजें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये जो है आज की जो प्रेजेंटेशन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी आप एक फोटो ले लें, इसकी एक फोटो ले लें। पहले फोटो लीजिए फिर बाद में बात करते हैं। ये मास्टर टेबल है। आप पैसे डालते हैं तो वो पैसे कितनी बार कितने गुना बढ़ जाता है। इसमें आपको जो लेफ्ट साइड को दिखा रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं। यानी कि 1 ईयर, यानी कि आज की तारीख में अगर मैं पैसा डालता हूँ तो वो 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल में कितना होगा, 25 साल में कितना होगा, 30 साल में कितना होगा। ठीक है। और ये जो है रिटर्न की बात हो रही है, 5%, 8%, 10%, 12% रिटर्न होता है। तो हमारा ये जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया आज भी बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से पैसा कितना गुना बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने इसकी फोटो ले ली होगी। आप सबने फोटो ले ली होगी। आकृति, विदुषी, आप सब लोगों ने इसकी फोटो नहीं ली है क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके साथ बैठे नहीं हैं। इसकी फोटो नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज फोटो ले लीजिए। मुझे खुशी हो रही है जहाँ पे माँ बाप बैठे हैं उन लोगों ने फोटो ले ली है। क्योंकि अगर इसकी, थैंक यू बेटा थम्स अप के लिए, शाबाश बेटा। देखो बेटा क्या हो रहा है। अगर आपने बैंक में पैसा डाला तो आपको सिर्फ 5% पैसा मिल रहा है। यानी कि 1 रुपए आज आपने आज डाले हैं तो 10 साल बाद तो 2 रुपए हो रहे हैं। 10 साल बाद सिर्फ 2 रुपए हो रहे हैं। और 20 साल में तो कितने हो रहे हैं, 3 रुपए हो रहे हैं।
और 30 साल में सिर्फ 4 रुपए हो रहे हैं। यानी कि बैंक में अगर आपने पैसा डाला तो पैसा आपका क्या हो रहा है, मट्टी हो रहा है, मट्टी मट्टी। कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका पैसा जो है गड्ढे में जा रहा है। आपने आपने पीपीएफ में डाला, मैंने आपको बताया था बच्चों को पैसे डालने के लिए पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि हमें टैक्स फ्री रिटर्न कितना मिलता है, 7%। तो टैक्स फ्री रिटर्न कितना मिलता है, 7%, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पीपीएफ में पैसा डाला है आपने, तो क्या होता है, यहाँ पे कि एफडी में 30 साल में 4 रुपए हो रहे हैं 1 रुपए के, पीपीएफ में डालने से 10 रुपए हो रहे हैं। पीपीएफ में डालने से 10 रुपए हो रहे हैं, और 13 गुना हो रहा है ना। 13 टाइम्स हो रहा है कहाँ पे, 33 ईयर्स में। ठीक है, 20 साल में 5 गुना हो रहा है, 28 साल में 9 गुना हो रहा है। इसमें आप एक चीज, खास चीज देख रहे हो कि जितना ज्यादा टाइम के लिए आप रख रहे हो उतना ज्यादा पैसा आपका बढ़ रहा है। जितना ज्यादा टाइम के लिए रख रहे हो उतना ज्यादा पैसा बढ़ रहा है। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है। अगर आपने पैसे, ये जो 12% वाला है, मैंने आपको कहा था इंडेक्स फंड जो है, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, अगर आपने इसमें डाला है तो इंडेक्स फंड का जो रिटर्न होता है वो नॉर्मली 12 और 15% के बीच में आता है। 12 और 15% के बीच में आता है, 12 और 15% के बीच में आता है इंडेक्स फंड का, जो पिछले 20-25% का, 25 साल का रिकॉर्ड रहा है। यानी कि 1 रुपए आपने आज डाले तो वो 40 रुपए हो जाएंगे। और आपने अगर इंडेक्स फंड में डाला है और 15% का रिटर्न दे गया तो 1 रुपए जो डाले हैं 100 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने बाई चांस 1 लाख रुपए डाला है तो वो 100 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। 1 लाख रुपए डाला तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक बार पैसे डालने के लिए। हिमांगी थोड़ा ध्यान दो। हिमांगी, आपका ध्यान इधर उधर है, आपको कोई फायदा नहीं है, आपका पैसे आपके डूब जाएंगे। मैं 1 रुपए का 100 रुपए बता रहा हूँ और हिमांगी इधर उधर देख रही है। मैं 1 लाख रुपए का 1 करोड़ बता रहा हूँ तो हिमांगी इधर देख रही है, तो बेटा फायदा नहीं होने वाला आपको। ध्यान दो। तो अगर आपने इंडेक्स फंड में डाला है तो आप, हिमांगी सोच रही हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तभी मैंने बोला हिमांगी को मम्मी पापा को बिठाओ। मम्मी पापा नहीं बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। और आखिरकार ये पैसे किसको मिलने हैं, आप ही को तो मिलने हैं। ठीक है, हिमांगी के साथ कोई बैठा हुआ है, अच्छी बात है। तो इसका प्लीज ध्यान दें, आपस में बात मत करें, ध्यान दें यहाँ पे। तो इंडेक्स फंड में जब पैसे डालते हैं तो आपका, हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो एक, अगर आपने आज 1 लाख रुपए डाले और 1 लाख डालने के बाद आप भूल गए तो 30 साल में आपके, अब देखो 30 साल में आपके कितने हो रहे हैं, 66 लाख हो रहे हैं। 4 साल और रुके तो 1 करोड़ हो गया। 4 साल और रुके तो 1 करोड़ हो गया। देख रहे हो आप कैसे फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा रुकते हो उतना ज्यादा पैसा बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट देरी करी, चलो ठीक है हम अगले साल करेंगे, तो यहाँ पे इस टेबल में आपका नुकसान बहुत जबरदस्त हो जाएगा। जहाँ आपको 1 करोड़ मिल रहे होंगे, 1 करोड़ की जगह आपको 40 लाख मिलेंगे, 60 लाख मिलेंगे, इतना फर्क है। 40 लाख का नुकसान हो जाएगा आपका 4 साल में। ये देख रहे हैं ना आप, नीचे देख रहे हैं ना, ये देखो। क्या 3 साल आपने डिले किया, 3 साल आपने डिले किया, और 3 साल डिले करने की वजह से, है ना, कितना 40 लाख का नुकसान हो गया। यानी कि जो भी माँ बाप होते हैं उनको अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी से जल्दी करनी है। यहाँ मतलब कि बच्चों के पैदा होते ही इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। जितना डिले करेंगे उतना आपको पैसा बहुत कम मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा ये मास्टर टेबल है। अब आप देखें, गोल्ड का देखें, अब गोल्ड का पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा जंप आया है, तकरीबन 25% के हिसाब से जंप आया है। लेकिन गोल्ड पिछले 25 साल में तो ऐसे तो ग्रो हुआ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ,
अगर गोल्ड इस तरीके से ग्रो हुआ था तो यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, 1 लाख रुपए डाले होते तो आपके 15 करोड़ हो जाते, और 20 साल में 1 करोड़ रुपए हो गए होते, 25 साल में 2.5 करोड़ हो गए होते, 26 साल में 3.5 करोड़ हो गए होते, 28 साल में 5 करोड़ हो गए होते, 30 साल में 8 करोड़ हो गए होते, 33 साल में आपके 15 करोड़ हो गए होते। ये मैंने आपको बताया, ये रिटर्न जो गोल्ड दे रहा है। उसी प्रकार से कुछ शेयर्स होते हैं इस तरीके के रिटर्न दे जाते हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 40-50 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 50% बाई चांस दे गया रिटर्न। तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो आपको 650 करोड़ रुपए मिलेंगे, 650 करोड़। वही चीज एक, अगर 50% का रिटर्न आ रहा है तो 1 लाख रुपए डाले हैं तो वो 1 करोड़ 30 लाख होगा। कितने साल में? 10 साल में, 12 साल में। लेकिन कंपाउंडिंग के इफेक्ट की वजह से ये चीज मतलब मल्टीप्लाई करती है, ये चीज मल्टीप्लाई करती है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करती है, खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई करती है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जितना डिले करोगे, एक एक दिन का डिले जो है आपको लाखों में कॉस्ट करने वाला है, करोड़ों में कॉस्ट करने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को, बच्चे लोग यहाँ पे हैं तो मैं आप लोगों को बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार की बात है, एक आदमी था, उसने बहुत अच्छा काम किया था राजा का। तो राजा ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो राजा को उसने बोला, आदमी ने, कि आप ऐसा करो, जितने शतरंज में जितने जो होते हैं ना, स्क्वायर्स होते हैं शतरंज के खाने में, 64 होते हैं, आप मेरे को उतने चावल के दाने दे दो जितने की ये डबल होते जाए। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी कि पहले जो आपने एक एक चावल दिया, इसमें दो डाला, फिर इसमें 4 हुआ, है ना, इसमें 8 हुआ, इसमें 16 हुआ, इसमें 32 हुआ। इस तरीके से करते करते तो राजा ने बोला ये तो बहुत आसान है, दे दो। लेकिन जब वो 63rd तक पहुंचा तो आप देखें इतने सारे दाने हुए। कितने दाने हुए? more than 2 billion times। तो राजा के मंत्री ने क्या बोला कि इतने तो चावल हमारे पूरे दुनिया में नहीं है, इतने चावल तो हमारे पूरी दुनिया में नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता, तो मैं नहीं दे सकता। इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझाना चाह रहा हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल ये है, जितनी ज्यादा देर तक रखोगे पैसे को उतना ज्यादा आपको बढ़ेगा, जितना देर से पैसे को निकालोगे उतना फायदे में रहोगे, जितना डिले करोगे उतने नुकसान में रहोगे। और अगर आप पैसे को बैंक में डालोगे तो आपका पैसा मट्टी हो जाएगा। उतना ही पैसा बैंक में डालो जितना कि आपको, मैंने कहा था, इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी कि 6 6 महीने, 8 महीने या 12 महीने का पैसा डालो। बाकी का ऐसी जगहों पे डालो जहां से कि आप चाहो तो पैसा निकाल सको। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि कहाँ कहाँ डाल सकते हो जहाँ की टैक्स फ्री होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 10 साल में किस तरीके से पैसा ग्रो हुआ है। देखो, ये जो नीले वाला आप देख रहे हो, ये नीले वाला क्या है? इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड, नीले वाला क्या है? इंडेक्स फंड है। यानी कि अगर 10 साल पहले 100 रुपए डाले थे, 10 साल पहले 100 रुपए डाले थे, तो इंडेक्स फंड जो हमारा है वो कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, वो 250 रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है। और आपने अगर बैंक में डाले थे, बैंक वाला कौन सा है? हरे वाला है, हरे वाला। तो हरे वाला है तो यानी कि आपने 100 रुपए डाले थे तो आपके कितने हुए? ये कितना हो रहा है आपका? 100, 160 रुपये, 170 रुपया हो रहा है। ठीक है। और आपने अगर गोल्ड में डाला था तो गोल्ड कितना हो रहा है? 550 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 550 रुपये।
तो 10 साल में 100 रुपये जो है गोल्ड में 550 रुपये हो गया। इंडेक्स फंड में तकरीबन आपका 250 रुपये हो गया। और बैंक में आपका 140 रुपये के आसपास हो गया। और ये जो एग्जाम एग्जैक्ट डेटा है। अब गोल्ड में तो आप गोल्ड में डाल के आप गोल्ड से तो निकाल सकते हो। अब गोल्ड का क्या है कि अब गोल्ड गोल्ड में पेपर गोल्ड होता है, पेपर गोल्ड लिया जा सकता है। उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं ईटीएफ, कहते हैं ईटीएफ ईटीएफ। उसमें क्या होता है, क्योंकि आप किसी गोल्ड को आप खरीदते हैं, बेचते हैं, किसी सुनहरे के पास जाते हैं तो वो बोलते कोट निकाल देता है, मेकिंग चार्जेस निकाल देता है। कोट निकालता है, मेकिंग चार्जेस निकालता है, तो उसमें क्या होता है, 15-20% कट जाते हैं, तो वो तो नुकसान हो जाता है। तो पेपर गोल्ड जो होता है, जो कि गोल्ड रिजर्व से बैक होता है, तो अपने आप ब्रोकर से बात करेंगे तो वो बताएगा। उसमें आपका एक पैसा भी कटता नहीं है, एक पैसा भी कटता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड लेते हैं या ईटीएफ लेते हैं, तो आपको कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ही जाना चाहिए, जैसे स्टेट बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, जहां पे कि आपको लगे कि आप भरोसा कर सकते हैं। है ना, वो आपको खुद देखना पड़ेगा किस पे भरोसा कर सकते हो। आपको खुद अपने आप को एजुकेट करना है। ये तो मैंने 3 नाम दिए, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। आपको खुद देखना पड़ेगा, रिलाय करना पड़ेगा, और खुद स्टडी करके उसमें आपको खुद पैसे खुद डालने पड़ेंगे, ना कि किसी ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के थ्रू आप डालते हैं तो आपका करीब उसमें 2%, 2.5% कट जाता है। आप डायरेक्टली डालते हैं तो सिर्फ आपका आधा परसेंट कटता है। आधा परसेंट और 2.5% आपको अभी कम लग रहा होगा, लेकिन सालों के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उसका फर्क बहुत ज्यादा होता है। कैसे फर्क होता है, ये देखो मैंने आपको दिखाया था, मास्टर टेबल में दिखाया था ना मैंने आपको। ये देखो मास्टर टेबल में 5%, 8% में कितना फर्क है। बीच में 2-2% का फर्क है ना, 2.5-2.5% का फर्क है। यहाँ पे करोड़ों का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट डालना चाहिए, डायरेक्ट डालना चाहिए। वेबसाइट में जाके डायरेक्ट का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट का ऑप्शन आता है, तो डायरेक्ट के ऑप्शन को दबा के आपको करना चाहिए। इससे आपको लाखों लाखों पैसे करोड़ों में बच जाएंगे आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए पिछले 10 साल में, आप देखिए, ये देखिए 10 साल में, आप देखिए ये मैंने ग्राफ बना रखा है। ये जो निफ्टी फंड है, ये आप देख रहे हैं, ये करीबन 12% ग्रो हुआ है पिछले 10 साल में। है ना। और ये जो बाकी के जो फंड हैं, जैसे कि ये कोटक हो गया, एचडीएफसी मिड लाइफ हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, एडलवाइज हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आप देख रहे हैं 20% से ऊपर ग्रो करें। 20% से ऊपर ग्रो करें पिछले 10 साल में। तो 20% से ऊपर अगर ग्रो करे हैं, तो इसका मतलब 10 साल में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 20% से ऊपर। 20% वाले भी थे, 25% वाले भी थे। यानी कि उसमें अगर आपने 10 साल पहले 1 रुपए डाला था, तो अगर आपने 10 साल पहले 1 रुपए डाला था, तो वो 10 साल में कितना हुआ, 1 रुपए डाला था तो 10 साल में वो 6 रुपए हो गया। यानी कि 10 साल में 600 गुना बढ़ गया। 600% इंक्रीज। अगर 25% वाला था जो मैंने दिखाया था आपने, यानी कि वो 15 टाइम बढ़ गया है। अगर आपने 1 रुपए डाला था तो 15 रुपए हो गया। 1 रुपए डाला था तो क्या हो गया, 15 रुपए हो गया। यानी कि आपने 1 लाख रुपए डाला था तो 15 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए डाला था तो 10 साल में 15 हो गया। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। देखने में जरा 25 लाख, 25% लग रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है, 1500% हो गया वो इंक्रीज, 1500%। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, वो 25 इंटू 10 क्या होता है, 250% होता है ना। बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 1500% होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 250% हो रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 1500% हो रहा है, 1500%। ये फर्क है।
एक बार पैसा डाल के भी भूल जाते हो तो ऐसा होता है। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये रिलायंस ग्रोथ का देखो 25% हुआ है। ये देखो आप, ये डीएसपी वर्ल्ड, इसका 25% रहा है। ये गोल्ड वाले का देखो 25% रहा है ना। निपॉन इंडिया, इसका देखो 22% रहा है। इस तरीके से ये फंड्स होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसमें से किसमें डालना है? देखो, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही दिन में आपको पहले ही बोला, हाँ कोई भरोसा नहीं है, कोई बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसीलिए तभी डालें जबकि आपको, आपने प्रॉपर एजुकेशन ली है, प्रॉपर पढ़े हैं, समझे हैं। और सबसे सेफ क्या रहता है, मैंने आपको बोला था, आप बैंक में डाल देते हैं। बैंक में डालने से अच्छा क्या रहता है, इंडेक्स फंड में डालने के लिए, जो वहां पे कम से कम 12% से लेके 15% तो मिल रहा है ना आपको। वो कौन सी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां होती हैं जो कि मैंने कहा था इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं या टॉप 50 कंपनीज होती हैं। देखो वो कंपनियां भी गिरती हैं, वो कंपनियां भी गिरती हैं। जैसे कोविड हुआ था तो गिरी थी ना। तो तभी मैंने कहा था कि मोटा पैसा रखो, जब मार्केट बहुत गिरे तब वो डाल दो। तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बताया था। मैंने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बताया था ना। तो जिन लोगों ने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में समझे थे उनको मालूम है कि पैसे कब डालने हैं। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनको नहीं मालूम पड़ा होगा कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कम कब होता है। तब मैंने बताया था जब कोविड हुआ था तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 50 था। जिन लोगों ने उस समय पैसा डाला, वो पैसा एकदम उछाल मार गया। और उस समय जो डर गया उसमें पैसा नहीं डाला, का फिर नुकसान हो गया। तो मैंने 3 4 चीजें आप लोगों को बताई थी। पहली चीज क्या बताई थी, कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो याद रखो कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करनी जरूरी है, पढ़ाई करने के लिए जरूरी है। महाराज ने भी यही कहा था कि प्रॉपर ध्यान दे के इन्वेस्टमेंट करो, पढ़ाई करके इन्वेस्टमेंट करो, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, अपने अपने पे भरोसा रखो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसके भरोसे पे आ गए। मेरे पे भी भरोसा मत करो, अपने पे भरोसा करो। पढ़े लिखे इसीलिए हो। पहली बात ये। दूसरी बात मैंने आपको क्या कही थी, कंपाउंडिंग में भरोसा रखो। कंपाउंडिंग का मतलब, जितना डिले डिले करोगे उतना आपका पैसा उड़ जाएगा, जितना जल्दी करोगे उतना पैसा आपका बच जाएगा। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स फंड पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या है, वो टॉप 30 कंपनी या टॉप 50 कंपनी जो होती है इंडिया की उसमें होते हैं। कोई कंपनी समझ लो 30 से 31 आ जाती है, तो जो कंपनी, तो आपका पैसा जो है 31 वाली कंपनी से निकाल के 30 वाली कंपनी में वो म्यूचुअल फंड अपने आप डाल देता है। इस तरीके से आप लोग सेफ रहते हो। इसके अलावा मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं सारी। टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया मैंने आपको, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताया मैंने आपको, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया, इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने बताया। सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। वो सारी चीजें पहले करना जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरी है, कि आप एक घर में एक इमरजेंसी फंड रखें जो कि आपकी आमदन का 6 महीने से लेके 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, टर्म इंश्योरेंस करना है, मेडिकल इंश्योरेंस करना है, घर के मकान के लिए करना है, बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है कि उनकी शादी कब करनी है, उनके लिए क्या क्या पैसा चाहिए होगा एजुकेशन के लिए। ये सारी चीजें करने के बाद इन म्यूचुअल फंड में समझदारी से डालना है, कि हाँ भाई इससे पैसे मैं इतने डालूंगी तो मेरे को 10 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। ये मैं इसमें डालूंगी या डालूंगा तो 15 साल बाद मेरे को इसमें पैसे इतने मिलेंगे। आया समझ में? अब आप देखें, एक और चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर से एग्जाम्पल से देख के बता रहा हूँ, देखिए आप। अगर एक आदमी ने, आप समझ के देखिए, यहाँ पे 10,000 रुपए डाले हैं 25 साल की उम्र में। ये देखिए आप, 10,000 रुपए यहाँ पे डाले हैं 25 साल की उम्र में। तो वो, उसको समझ लो कि आप ये लेके चल रहे हैं कि 7% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो 60 साल की उम्र में वो कितने हो जाएंगे, 10,000 7 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर उसी आदमी ने 25 साल की जगह 35 साल की उम्र में डाले हैं, यानी कि 10 साल का डिले कर दिया,
तो 10,000 रुपये जो डाले हैं वो 7 लाख की जगह 3.5 लाख हो जाएंगे। उसी आदमी ने अगर 10 साल और डिले कर दिया और 45 साल की उम्र में पैसे डाले हैं, तो 60 साल की उम्र में वो 10,000 रुपये 1,80,000 हो जाएंगे। 55 साल की उम्र में डाले हैं तो वो ही 10,000 90,000 हो जाएंगे। आपने पैसा उतना ही डाला है, आपने बार बार नहीं डाला, सिर्फ 10,000 एक बार डाल के भूल गए आप। 10,000 आप एक बार डाल के 25 साल की उम्र में भूल गए तो वो 7 लाख हो जाता है। 10,000 रुपये एक बार 35 साल की उम्र में डाल के 3.5 हो जाता है। इसी तरीके से इतना पैसा कम हो जाता है अगर आप डिले करते हैं। आया समझ में? थम्स अप करो बेटा, स्माइल करो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है। समृद्धिया आपको नहीं समझ में आया बेटा? आया आपको? हिमांगी? ठीक है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इससे करने से पहले मैं एक बार पहले एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, अब ये ध्यान दो, बहुत एग्जाम्पल को, बहुत आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है। आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है। इधर उधर मत देखो, यहाँ पे दो। इधर उधर देखोगे तो ध्यान गया और आपको ये एग्जाम्पल वापस नहीं मिलने वाला है। अगर आपने हर महीने 500 रुपये डाले हैं 35 साल के लिए, हर महीने 500 रुपये आप, आपकी पॉकेट मनी होती है ना? या पॉकेट मनी नहीं भी होती है तो मम्मी पापा अगर आप लोगों के लिए डालते हैं, या 500 रुपये 25 साल के लिए डाले, तो क्या होने वाला है देखो। पहला स्टेप है, आपने म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में आपने समझ लो डाला है। ठीक है। 500 रुपये डाला। ठीक है। 12 महीने के लिए डाला, वो 6,000 रुपये हुए। और समझो कि 10% इंक्रीज रहता है म्यूचुअल फंड का। राइट। और आपने 10% क्या रहता है, हर साल आप 10% बढ़ाते रहते हैं, यानी कि अगले साल आप 550 रुपये डालेंगे, उससे अगले साल आप 600 रुपये डालेंगे, उससे अगले साल 650 रुपये डालेंगे। आया समझ में? हर महीने 500 रुपये डालने हैं और अगले साल से 550 रुपये डालने। तो 35 साल के बाद अगर आपको 15% का रिटर्न आ रहा है, तो 35 साल में कितने पैसे हो जाएंगे वो 500 रुपये? 1,36,00,000 हो जाएंगे। और देखो कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना आता है बेटा, देखो 25 साल में कितना इम्पैक्ट, 25 साल में वो 1,35,00,000 कितने हो जाएंगे, 28 लाख। यानी कि आपने 10 साल और वेट किया होता तो आपको 1 करोड़ रुपए, 1,10,00,000 रुपए ज्यादा मिलते। ये मैजिक लग रहा है ना, मैजिक? बड़ी ये सच्ची बात है। और आपने ये 500 रुपये किया होता ऐसे करके, तो आपको 10 साल बाद कितने मिलते हैं, 2 लाख रुपए मिलते। कितने मिलते हैं? 2 लाख। यानी वही पैसा अगर आपने 10 साल बाद निकाला तो 2 लाख मिला। वही पैसा आपने 25 साल बाद निकाला तो 28 लाख मिला। वही पैसा आपने 35 साल बाद निकाला तो 1,36,00,000। ये मैं आपका, आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। अब लेके चलते हैं कि आपको 15% जो इंडेक्स फंड में डाला था, वो 15% नहीं होता है, वो 12.5% होता है। तो यानी कि वो 1,36,00,000 जो मिलना था, 1,36,00,000, वो 1,36,00,000 हो जाता है 80 लाख, 80 लाख। और 28 लाख जो हो जाता है वो 21 लाख हो जाता है। और ये जो है 2 लाख जो हो जाता है वो 1.7 लाख हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है रिटर्न का। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने पैसे को एक जगह पे ना डालें। कुछ पैसा अपना, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में डालें, जैसे ईटीएफ हो गया। कुछ पैसा अपने इंडेक्स फंड में डालें। कुछ पैसा अपने प्रॉपर्टी में डालें। कुछ पैसा एफडी में डालें। कुछ पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालें, जो कि टैक्स फ्री होता है।
आया समझ में? तो अलग अलग जगहों में डालेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा। एक ही जगह में डालेंगे तो आपका पैसा नुकसान में आ सकता है। आया समझ में? ये एग्जांपल आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सब लोगों को प्लानिंग करनी है अपने एजुकेशन के लिए, है ना? बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करनी है, अपने माँ बाप को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये सब है। आकृति, आप मम्मी से बात करोगे तो मम्मी का भी ध्यान नहीं रहेगा और आपका भी ध्यान नहीं रहेगा। तो मम्मी को भी नहीं समझ आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो प्रोग्राम है मम्मी पापा का होना बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में है, वो उनका उनका क्या कहना है स्टॉक मार्केट के बारे में। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। निवेश के लिए किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अच्छी जगह पे पैसा डाल के पैसा भूल जाना है और पैसे को निकालना नहीं है। उनका कहना है जिन लोगों ने निवेश नहीं किया है वे बेहतर है, क्योंकि कुछ भी नहीं भूलना है। क्या मतलब हुआ इसका? उनको कोई चीज सीखने अनसीखने की जरूरत नहीं है। और इनका कहना है कि हमेशा जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या, टैक्स का हमेशा ध्यान रखें। जब हमारे को पैसे जो वापस मिलेंगे उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, उसका ध्यान जरूर रखें। इनका कहना था वॉरेन बुफे का कि आपने एमबीए नहीं भी करी है, आपने इन्वेस्टमेंट अच्छे करे हैं तो आपको पैसे वसूल हो जाएंगे। उनका कहना था कि आप ज्यादा सोचेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सोचिए, लेकिन इतना ज्यादा सोचेंगे कि 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, तो कहीं पे भी कहीं नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि निवेश करने के लिए ज्यादा आप लोगों को स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा अगर आप इस बात पे विश्वास रखते हैं कि आपकी जो आप जिंदगी आप जी रहे हैं अपने माँ बाप से उन बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और उसी प्रकार से आपके जो बच्चे हैं उन वो आपसे बेहतर जिंदगी जिएंगे। राधिका देवी दासी माता जी यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको भरोसा है कि आप वो जिंदगी जो आप जी रहे हैं अपने माँ बाप से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो आपको निवेश करना स्टॉक मार्केट में ठीक है। अगर आपको भरोसा आपको नहीं, आपको लगता नहीं आगे तो बहुत बुरा टाइम आने वाला है, तब आप बेशक आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट मत करें। तो मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। जैसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, आजकल हम लोग शादियों में जाते हैं, जो खाने को मिलता है वो तो पहले राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलता था इतना खाने को। पहले तो सिर्फ 56 भोग जो होते थे वो तो सिर्फ जगन्नाथ जी के ही होते थे। आजकल तो हर घर में 56 भोग हो रहा है। तो ये बात है। तो बेटा अपनी मम्मी को डिस्टर्ब मत करो। आप डिस्टर्ब करे जा रहे हो मम्मी को। तो क्या हो रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है और मम्मी का भी ध्यान आपके साथ है, मम्मी भी आपसे बात कर रही हैं। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वॉरेन बुफे हैं, उनका कहना है। ये मेरा नहीं कहना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। ये जो टेबल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आप लोगों को
पहले 15-20 मिनट में कल मैंने बताया था कि जो महंगाई है, महंगाई से पैसे जो है वो एक्चुअली उनकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है पैसे की। तो यानी कि आप समझे, यहाँ पे मैंने देखा रखा है कि अगर 10 लाख रुपए आपने आज डाले हैं और आपको 15% के हिसाब से आपको पैसा वापस मिल रहा है, तो यानी कि आपको 10 लाख है, डेढ़ डेढ़ करोड़ हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई में अगर आप देखें, 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है या महंगाई हो रही है, यानी कि आपको सिर्फ 9% का ही मिल रहा है रिटर्न। तो यानी कि 10 लाख रुपए वाले जो है, वो 10 लाख जो है एक्चुअल में उसकी जो ताकत रहेगी पैसे की, वो सिर्फ 50 लाख की रहेगी 20 साल में। यहाँ पे दिख रहा है कितना? यहाँ दिख रहा है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ दिख रहा है ना नीचे? ये 1.5 करोड़ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 50 लाख रह जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई हो रही है। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा ये रखिएगा दिमाग में कि तब जो है पैसा किस तरीके से कमजोर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल कैलकुलेटर के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि गूगल प्ले में जाके फाइनेंशियल कैलकुलेटर को डाउनलोड करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं किया है, वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर को कृपया करके डाउनलोड करें। और फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया उसका नाम है, जो मैंने कल ही बताया था। उसमें सारी कैलकुलेशंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें बहुत क्लियरली दे रखा है किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोग अभी आप पैसा डालेंगे तो वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितना होगा। इसमें दे रखा है कि अगर आप बैंक में पैसा डालते हैं तो कितना होगा, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो कितना होगा, म्यूचुअल फंड में डालते हैं कितना होगा, रिटायरमेंट के लिए डालते हैं कितना होगा, इंश्योरेंस में डालते हैं कितना होगा। ये सारे के सारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया में ये सारा दे रखा है। ये आप लोगों को इसको डाउनलोड करना चाहिए और डाउनलोड करके खुद कैलकुलेशन करनी चाहिए और खुद देखना चाहिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ग्राफ भी आता है, और ग्राफ में आप देख पाएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होती है। किस तरीके से जो ग्राफ है वो एकदम अचानक ऐसे ऊपर चले जाता है, ऐसे अचानक ऊपर चले जाता है। पहले तो ऐसे होता है, लेकिन फिर बाद में एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चले जाता है। आया समझ में आपको? तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर प्लीज आप लोग डाउनलोड करें। धन्यवाद तनिष। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। आखिर में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल फिर से दिखा दे रहा हूँ कि कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे आप एक लेफ्ट को देख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले हैं, और राइट को देख रहे हैं, ये बिना दाढ़ी वाले हैं। तो ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इनने 6,000 रुपये डाला है, ठीक है, और 25 साल के लिए डाला है, और इनका पैसा जो है 10 साल के लिए इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज होता है हर साल। इनका नाम है मिस्टर जोशी, और इधर है मिस्टर दास। ठीक है, इनने डाला है 15,000 रुपये, और इनका पैसा जो है 15% से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जोशी साहब ने कम उम्र में डाला, यानी कि 25 साल की उम्र में डाला, और जो दास साहब थे उन्हें 15 साल देर, यानी कि 40 साल की उम्र में डाला। उनने कितना डाला? 15,000। यानी कि जोशी साहब से उनने 3 गुना ज्यादा डाला। और जहां पे दास साहब ने पैसे डाले, यहाँ पे दास साहब ने पैसे डाले, वो जो पैसा था उसको उनको 15% रिटर्न मिल रहा है, और जोशी साहब को कितना मिल रहा है? 10% रिटर्न मिल रहा है। कितना? 10%। ले तो 35 साल बाद क्या हुआ? 35 साल बाद क्या हुआ? जोशी साहब के पैसे हो गए 1,05,00,000, और दास साहब के पैसे कितने हो गए? 40 लाख। यानी कि क्योंकि पैसे तो दास साहब ने 3 गुना ज्यादा डाले थे, 3 टाइम्स मोर, लेकिन उनको मिले सिर्फ 40 लाख।
यानी कि पैसे उनको जोशी साहब से सिर्फ 40% मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिटर्न या बेशक ज्यादा मिल रहा हो, और पैसे आपने बेशक बहुत ज्यादा दिए हो, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे कम। क्योंकि जोशी जी ने जो पैसे डाले थे वो डाले हैं 35 ईयर्स के लिए, और दास साहब ने डाले थे 20 ईयर्स के लिए। इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोग, वो ये सारे लेसन मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को इसमें आप लोगों को बहुत फायदा भी होगा। काफी सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं मालूम है आज तक, वो चीजें आप लोगों को मालूम पड़ी होंगी, और इससे आप लोग अपना एजुकेशन का प्रोसेस आप लोग जारी रखेंगे, सीखेंगे, और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे। अ, ये और ये जो चीज है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी भक्ति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपको मालूम है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों का इलाज कर लिया है, अपने रिटायरमेंट का ध्यान दे दिया है, बच्चों की शादी का भी ध्यान दे कर लिया है, सब कुछ कर लिया है मैंने। तो आपको क्या है, बस भगवान का नाम लेना है। इसको नहीं करोगे तो भक्ति भी ठीक नहीं होगी, हमेशा चिंता रहेगी। जब आप परिवार में हैं, आपका परिवार है, बच्चे हैं, वो तो जिम्मेवारी तो छोड़ नहीं सकते ना। प्रभुपाद ने छोड़ी थी क्या? नहीं छोड़ी थी ना। बाकी के जो हमारे आचार्य गृहस्थ आश्रम में थे, उनने छोड़ी थी? नहीं छोड़ी थी। उनने भी अपने पूरी परिवार की अपनी जिम्मेवारी पूरी करी थी। तो आप लोगों को भी पूरी तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, इसका ध्यान दीजिए, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। ये इस्कॉन में कोई बताता नहीं है इसके बारे में। सब बोलते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। माया से दूर रहो, ठीक है। उनका कहने का मतलब है माया से दूर रहो, यानी कि भक्ति में ध्यान दो। लेकिन माया की भी तो व्यवस्था करके रखनी है ना। माया की व्यवस्था नहीं करोगे तो ना आपका परिवार रहेगा, ना आपका गृहस्थ रहेगा, ना आपकी भक्ति रहेगी। या आपने शुरू से ही डिसाइड कर लिया कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, लेकिन आप ब्रह्मचारी आश्रम में तो है नहीं, आप लोग सब गृहस्थ में हैं। तो गृहस्थ में है तो गृहस्थ की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और ये सब चीजें आचार्यों ने बताई हैं, प्रभुपाद ने बोला है, तो मैंने सबको आपको कोट करके बताया, ताकि क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, आप लोग अपनी जिम्मेवारी भी पूरी तरह से निभाएं। आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा, ताकि आप लोगों ने अपनी तरफ से गलती करी है, देर से प्लानिंग करी है, कम से कम बच्चों को तो ठीक से आप लोग डायरेक्शन दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दंडवत प्रणाम आप सबको।